हाँ जी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय महिला स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका अपने परिवार संजय महिला पर। तो दोस्तों, डेली की लाइव क्लास शुरू हो गई है। सभी जुड़ जाओ जल्दी से और एक बार सेशन को शेयर कर दो। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। सबको दिखाई दे रहा है? पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि वैष्णो देवी मंदिर कहां पर स्थित है। भारत में वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम और कटरा। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों कि भारत में वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर स्थित है। जिसने भी कटरा आंसर दिया है उसका बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कटरा। कटरा कहां पर पड़ता है आपका? तो याद रखना दोस्तों, कहां पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका कटरा के अंदर माता वैष्णो देवी का आपका मंदिर बना हुआ है। बात करें तमिलनाडु के अंदर, तो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर। एग्जाम में कभी पूछ ले कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर आपका कहां पर है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी कहां पर? मदुरै के अंदर। मदुरै के अंदर स्थित है। और मदुरै किस नदी पर स्थित है? तो मदुरै शहर है वो दोस्तों किस नदी पर है? वैगई नदी के ऊपर स्थित है। किस नदी के ऊपर स्थित है? वैगई नदी के ऊपर स्थित है। और ये जो मीनाक्षी मंदिर है आपका, ये माता पार्वती का मंदिर है। किसका मंदिर है? ये पार्वती का मंदिर है। रह जाएगा दोस्तों, यार क्वेश्चन आ जाए कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, तो कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। मीनाक्षी मंदिर किस जगह पर है? तो तमिलनाडु के मदुरै के अंदर स्थित है। मदुरै शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो वैगई नदी के ऊपर बसा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर किसका है? तो याद रखना किसका है? माता पार्वती का मंदिर है। बात करें केरल की दोस्तों, तो केरल के अंदर कौन सा मंदिर है? तो याद रखना क्वेश्चन आ जाए कि सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर आपका कहां पर हो जाएगा? केरल के अंदर हो जाएगा। बात करें असम के अंदर कौन सा मंदिर है, तो याद रखना क्वेश्चन आता है कामाख्या देवी मंदिर कहां पर स्थित है। तो कामाख्या देवी का आपका मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना कहां पर है? असम के अंदर। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। रह जाएगा, बिल्कुल इजी है। वैष्णो देवी मंदिर कहां पर स्थित है? कटरा, जम्मू कश्मीर के अंदर। बात करें तमिलनाडु में कौन सा है, तो माता पार्वती को समर्पित मीनाक्षी मंदिर है। कहां पर है? तो तमिलनाडु के मदुरै के अंदर। और किस नदी के ऊपर स्थित है? तो याद रखना काफी बार क्वेश्चन आता है कि मदुरै शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो किस नदी पर? वैगई नदी पर। फिर क्वेश्चन आता है कि सबरीमाला का मंदिर कहां पर है, तो सबरीमाला माता का मंदिर कहां पर स्थित है? केरल के अंदर, जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल, जिसे दोस्तों याद रखना मसालों का क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो किसे? केरल को। याद रखना कि मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? केरल को। दोस्तों याद रखना भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य आपका कौन सा है? तो कौन सा है? केरल। याद रखना भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक कहां का है? तो दोस्तों कहां का है? केरल का। केरल का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना केरल के अंदर 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं? तो 2011 की जनगणना अनुसार 1084 महिलाएं हैं। कितनी है? 1084। और 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना? 943। रह जाएगा केरल की मसालों का बगीचा। केरल मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? केरल को। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। उसके बाद पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल के अंदर। क्वेश्चन आ जाए कामाख्या देवी मंदिर कहां पर है, तो कहां पर होगा दोस्तों आपका
असम के अंदर होगा। समझ में आ गया? चले दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, कि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। ए में आपके पास है शुक्र, ब में शनि, सी में बृहस्पति और डी के अंदर आपके पास है बुध। जल्दी से करो आंसर। हाँ जी करो आंसर, कौन सा होगा? कौन बेरो यहाँ कहीं काम चल रहा हो तो है? अरे मेरी यार चून का दुश्मन होते तो है। अरे बताओ जल्दी बताओ, मेरे मुंडा गन के देखो आंसर बताओ। बृहस्पति बिल्कुल गलत, जोड़ी हम छोड़े हूं। आप बताओ जल्दी, जिसने भी ब आंसर दिया है शनि, उसका ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कौन सा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह? शनि। शनि की बात करें, सैटर्न कितने उपग्रह हैं? तो शनि के उपग्रह कितने हैं? तो याद रखना कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। बात करें शुक्र की, तो दोस्तों याद रखना शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, नहीं है। शुक्र जिसको वीनस भी कहा जाता है, याद रखना शुक्र वीनस जिसके पास स्वयं का कोई उपग्रह नहीं है। शनि जिसके पास 82 उपग्रह और सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर जिसके पास 79 उपग्रह और दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। तो सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? आपका बृहस्पति, बुध या मरकरी। याद रखना बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखना एक तो आपके पास बुध आ गया, एक शुक्र। तो क्वेश्चन आ जाए कि सौरमंडल के वे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध। याद रखना बुध सबसे छोटा, क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। रह जाएगा याद? क्लियर है? बिल्कुल इजी है। चला अगला क्वेश्चन की ओर। आ लो खैर योजना चला जाल से। आ जाओ भाई, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। करो जल्दी सी कमेंट कि भारत के मानक समय का निर्धारण कौन सी देशांतर रेखा करती है? ए ऑप्शन में आपके पास 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ब में आपके पास है 180 डिग्री देशांतर, स में 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और द में कोई नहीं। करो जल्दी से कमेंट करो, मुंडा का के देखो, बताओ। एक बार तो ना को प्या दियो। करो भाई, जिसने भी ए दिया है उन सब का क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। भारत के मानक समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और भारत का जो मानक समय है उसका निर्धारण कहां से किया गया? तो याद रखना मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से। और ये कहां पर पड़ता है आपका? इलाहाबाद यूपी।
क्वेश्चन आ जाए कि भारत के मानक समय का निर्धारण कहां से किया गया, तो याद रखना कहां से किया गया, मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से किया गया, जो कहां पर स्थित है, तो जो आपका इलाहाबाद अर्थात यूपी के अंदर स्थित है। अब देखो बात आती है कि भारत का मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना आगे है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना आगे है, तो कितना आगे होगा, याद रखना 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट भारत का जो मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय मानक समय से आगे। बात करें 180 डिग्री देशांतर की, तो ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, तो कौन सी है आपकी 180 डिग्री देशांतर। देखो दोस्तों हुआ क्या था, बात है 24 अक्टूबर 1984। 24 अक्टूबर 1984 को यूएसए के वॉशिंगटन शहर के अंदर बैठक हुई थी, और इस बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया था कि 180 डिग्री देशांतर जो आपकी कहां पर है, लंदन, इसको समय का क्या किया जाएगा, मध्याह्न माना जाएगा। इसको समय का क्या माना जाएगा, मध्याह्न माना जाएगा। और इसी के आधार पर विश्व को कितने समय जोनों के अंदर विभाजित किया गया था, 24 समय जोनों के अंदर क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। और जो आपकी देखो आप ग्लोब में जब देखते हो तो ये जो आपकी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके हम पूर्व की ओर चलेंगे तो क्या होता है कि सूर्य एक देशांतर को पार करने के अंदर कितना समय लेता है, 4 मिनट का समय लेता है। तो क्या होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय जो समय है उस समय से यदि सूर्य पूर्व की ओर एक देशांतर को पार करेगा तो समय के अंदर कितना ऐड होते जाएगा, एक देशांतर को पार कर देगा तो 4 मिनट ऐड होती जाएंगी। और यदि सूर्य पश्चिम की ओर एक देशांतर को पार करते हुए जाएगा तो जो अंतरराष्ट्रीय समय है उससे क्या के अंदर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो भारत का मानक समय कितना है, 82.5। तो याद रखना दोस्तों 82 × 4, क्योंकि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 82.5 को 4 से इंटू करोगे 328, और आपका आधा और बच गया इंटू 4 तो 2, 330 मिनट आपके पास आ गई। और 330 मिनट में कितना घंटा और मिनट होता है, तो 5 घंटे और 30 मिनट। इस प्रकार हमारा समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना आगे है, तो कितना आगे है, याद रखना 5.5 घंटे आगे है। और कौन सी जो देशांतर रेखा वो समय का निर्धारण करती है, तो कौन सी करती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर करती है। तो रह जाएगा याद कि भारत के समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहां से किया गया, मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से, जो कहां पर है, इलाहाबाद यूपी के अंदर। भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और याद रखना कि जो आपका 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको मध्याह्न घोषित किया गया था वो कब किया गया था, तो याद रखना 24 अक्टूबर 1984 को वॉशिंगटन डीसी जो यूएसए का शहर है, वॉशिंगटन जो यूएसए के पहले प्रेसिडेंट हुए थे उन्हीं के नाम पर ये शहर का क्या रखा गया, नाम रखा गया। तो 24 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ था, 180 डिग्री देशांतर को विश्व का मध्याह्न बनाया गया और इसी के आधार पर क्या किया गया है, समय का निर्धारण किया गया। अब होता क्या है कि यदि हम पूर्व की ओर चलेंगे तो सूर्य क्या करता है, एक देशांतर को पार करेगा तो 4 मिनट का समय लेता है। तो पूर्व की ओर जाएंगे तो एक देशांतर को पार करेगा तो अंतरराष्ट्रीय जो समय होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 मिनट ऐड हो जाएंगे। यदि यही पश्चिम की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय समय से। और अपना
हम स्थित अपने समय का निर्धारण 82.5 डिग्री करती है, तो 82.5 को 4 से इंटू करोगे तो 330 मिनट आएगा। 330 मिनट में यदि घंटा निकालोगे तो अपना क्या आ जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय समय से अपना मानक समय। तो ये अपना हुआ 3 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है? चल आगे। क्या बात है। सरक जा मेरी यार। हाँ अब सरका गए हो थे, सर को तो यो सरके फिगोना को आगो ही बात। ये सही है। अब आओ दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष, अब बच्चे क्या करते हैं, पहली लोकसभा और वर्तमान लोकसभा को याद करके चले जाते हैं और वहां पर दे दिया दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। जना बैठा बैठा टाट कुछ रो क्या ले, और अब 12 एक लाइन और पढ़ लेते तो ठीक हो जाता रही। मतलब पहला पर तो पूछेगा, दूसरों भी के नीचे लिखे रहे हो, लेकिन ना, क्योंकि हमें हमारी तैयारी पर पूरा अखंड विश्वास है कि हमने पढ़ा वो ही आएगा। एग्जाम में पता चलता है कि हम पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है। तो यहां पर क्या किया, पहला नहीं पूछा, वर्तमान नहीं पूछा, दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष। अभी आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें दे दिया ये कि दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। सब गणेश वासुदेव मावलंकर, ओम बिरला जो वर्तमान में, पहले इनको रटा रखते हैं, इनको भी याद रखा करो। तो जल्दी से कमेंट करो कि दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, मीरा कुमार, अनंत संयम आयगर और ओम बिरला। बताओ 3 नंबर। वेरी गुड। 5 रुपया फोन पे करना पड़ेगा, लॉलीपॉप खा लियो। ओके खा लेगा। तो जिसने भी अनंत सैनम आयगर जो आंसर दिया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन था, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो 1952 से कितने के बीच चली थी, 57। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो याद रखना पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, मीरा कुमार। क्वेश्चन आ जाए कि पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष आपकी कौन थी, तो कौन थी, मीरा कुमार और ओम बिरला जी। ये हमारे राजस्थान से हैं। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, वर्तमान 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। और ओम बिरला का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध कहां से है, राजस्थान से। संबंध इनका कहां से, राजस्थान। राजस्थान में भी कहां से है, तो कोटा शहर के ये रहने वाले हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रह जाएगा याद कि दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना अनंत सैनम आयगर। पूछ ले कि पहली लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, वर्तमान कौन सी लोकसभा 17वीं, उसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला का संबंध कहां से है, कहां से है, कोटा से। कहां से है, कोटा से। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए, तो 1951-52। भाई आम चुनाव भारत में पहली बार कब हुए थे, तो 1951-52। याद रखना 51 अक्टूबर के लगभग क्या हुए थे, आपके चुनाव हुए थे। और 52 फरवरी 52 के अंदर इनका क्या आया था, आपका रिजल्ट आया था। तो भारत के अंदर पहले आम चुनाव 1951-52 के अंदर हुए, याद रख लेना। क्लियर है? हाँ भर दो थे तो समझ में आओ चाहे मत आओ, भरिया जाओ। चल आ गए। अरे चाल तो मेरी यार। हाँ अब जागो ये हुई ना बात है।
आ जाओ, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पहले प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि उसे समय से पहले हटाएंगे तो उसके ऊपर क्या लाएंगे, अविश्वास। यदि राष्ट्रपति को समय से पहले हटाएंगे तो महाभियोग की प्रक्रिया लाएंगे उसके विरुद्ध। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे बताओ जल्दी से। विश्व प्रताप सिंह, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मोरारजी देसाई। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, करो जल्दी से कमेंट। हाँ जी, क्यों सी है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कोई ना 3 आज 3 के ऊपर बताया तो नहीं है कोई मुड्डे को कि 3 आज पिल्ले को है। तो याद रखना, जिसने भी ए बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और उसके खाते के अंदर क्या आ जाएंगे, नंबर। और जिसने 3 कर दिया उसके भी आएंगे लेकिन माइनस के अंदर नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लो। यदि गोलियों भर दियो या ऑनलाइन होगी टिक लगा दी तो नंबर मिलेगा, या तो प्लस में मिल जाओ या माइनस में मिल जाओ। हर वो सौदात को नहीं आप स्कूला का माइंड करता, कच्ची पेंसिल नंबर देता, मिटा देता, 4 का 8 कर देता, 8 का 10 तो जितना आगा। तो ये है, याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्व प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह ये एक ऐसा बंदा था जो कभी लोकसभा नहीं गया, लोकसभा नहीं गए। प्रधानमंत्री होता है वो किसका नेता होता है, तो याद रखना कभी क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा का नेता कौन होता है या प्रधानमंत्री किसका नेता होता है, तो लोकसभा का नेता होता है, याद रखना। और लोकसभा का कभी इन्होंने सामना नहीं किया था, किसने, चौधरी चरण सिंह ने। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो याद रखना, जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो पीएम बनते समय किसी भी सदन के ये नेता नहीं थे, सदन के नेता नहीं थे। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ना ये लोकसभा से थे ना राज्यसभा से थे, याद रखना। तो याद रखना कि भारत के वे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते समय सदन के किसी भी सदन के नेता नहीं थे, तो संसद के किसी भी सदन के नेता नहीं थे। कौन नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई ओल्ड मैन, सबसे बूढ़ा प्रधानमंत्री, सबसे वृद्ध पीएम, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी पीएम प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई। सबसे पहले इस्तीफा किसने दिया था, तो सबसे पहले पीएम पद से इस्तीफा किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखना दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा दिया गया था। तो क्लियर है, रह जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए पहले कौन थे, तो आपके विश्व प्रताप सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें चौधरी चरण सिंह, तो भारत के वे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा ही नहीं गए, तो लोकसभा कौन नहीं जाएगा आपका, चौधरी चरण सिंह। बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, तो याद रखना जब प्रधानमंत्री बने तो किसी भी सदन के ये नेता नहीं थे। फिर बात करें मोरारजी देसाई की, तो सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री, एकदम पक्केडो बोलिया करी ना मैं, उमर खैडो, तो मैं एकदम पक्केडो उमर खैडो। पहले गैर कांग्रेसी, इससे पहले जितने भी आए सब कांग्रेस के, पहले गैर कांग्रेसी 77 के अंदर आए थे ये, पहले गैर कांग्रेसी। फिर सबसे पहले इस्तीफा भी, यानी बूढ़े थे तो जल्दबाजी भी थी इनको, तो याद रखना सबसे पहले इस्तीफा भी किसने दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा। यह हुआ हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। अगला क्या पूछ रहा है कि वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है।
वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्या पूछ रहा है अगला कि वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, जल्दी से ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। केसी नियोगी, एनके सिंह, आर वेंकटरमणी और एमसी सितलवाड़। एमसी सितलवाड़, आर वेंकटरमणी, एनके सिंह और केसी नियोगी। तो जल्दी से बताओ, कमेंट करो। ओके, जल्दी से करो कमेंट। तो वर्तमान वित्त आयोग के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जिसने भी आंसर आपका दिया एनके सिंह, वो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों केसी नियोगी की, तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन थे? केसी नियोगी। बात करें आर वेंकटरमणी, तो याद रखना वर्तमान महान्यायवादी या आपके अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी या भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो कौन है? आर वेंकटरमणी। और महान्यायवादी है, उनका उल्लेख याद रखना आर्टिकल 76 के अंदर मिलता है। और जो आपके आर वेंकटरमणी है या भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, वो याद रखना महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणी। उल्लेख आर्टिकल 76। और आर वेंकटरमणी या महान्यायवादी है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नियुक्ति करना, इनको हटाना, सब काम किसके हाथ में होते हैं? राष्ट्रपति। इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते भी कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एमसी सितलवाड़ की बात करें तो एमसी सितलवाड़ याद रखना पहले महान्यायवादी, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी आपके कौन थे? एमसी सितलवाड़। रह जाएगा याद। क्वेश्चन बहुत इजी है कि वित्त आयोग उल्लेख इसका कहां पर मिलेगा? वित्त आयोग का उल्लेख याद रखना कहां पर मिलता है? आर्टिकल 280 के अंदर। और वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243(1) के अंदर। और इसका गठन कौन करता है? तो गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति क्या करता है? इसमें एक तो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, एक तो अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, और 4 क्या करेगा? अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो याद रखना वित्त आयोग का गठन कहां पर है? तो 243(1) आर्टिकल के अंदर उल्लेख है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्य? 5 सदस्य, जिनमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। पहले के कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमणी है, याद रखना। और ये उसके बाद भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी सितलवाड़। रह जाएगा याद। क्लियर है? चल आगे। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज कहां पर की गई है? भारत में पहले लिथियम भंडार की खोज कहां पर की गई है? करंट का क्वेश्चन है। तो उड़ीसा, झारखंड, रियासी जम्मू कश्मीर और जमशेदपुर झारखंड। जल्दी से
आंसर बताओ और एक बार सारा मिलकी क्लास ने सेट शेप दो। साथ साथ में आंसर देता देता साथ साथ में क्या करो, शेयर चेपे रखो। तो बताओ लिथियम के भंडार कहां पर पाए गए हैं? तो याद रखना जिसने भी स बताया है उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसने भी स बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में लिथियम भंडार की खोज कहां पर की गई है? तो कहां पर की गई है? सियासी जम्मू कश्मीर। लिथियम जो याद रखना आपके कहां पर, रियासी जम्मू एंड कश्मीर, यहां पर भी आपके क्षेत्र हैं सलाल और हेमाना। सलाल और हेमाना क्षेत्र के अंदर भारत के अंदर क्या मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले हैं, याद रखना। और याद रखना इनकी खोज किसने की है? लिथियम के तो भंडार मिले हैं, उनकी खोज किसने की है? तो खोज भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के द्वारा इसकी क्या की गई है? खोज की गई है। याद रखना लिथियम है, इस लिथियम का विश्व में सर्वाधिक निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? तो विश्व में सबसे ज्यादा इसका निर्यात करने वाला देश याद रखना चीन और ऑस्ट्रेलिया। चीन और ऑस्ट्रेलिया है वो याद रखना विश्व में सर्वाधिक लिथियम का क्या करता है? निर्यात करता है। याद रखना भारत की बात करें तो भारत एक तो आपका लिथियम हो गया, एक आपका निकेल, एक आपका कोबाल्ट, इन तीनों के पूर्ण आयात पर क्या आपका निर्भर है। लेकिन वर्तमान में याद रखना आपके लिथियम के भंडार पाए गए हैं। लिथियम सबसे हल्की धातु, सही है। सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम। इसका उपयोग किसमें करेंगे? जो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होते हैं उनकी बैटरी के अंदर, सोलर पैनल के अंदर, और बात करें तो मोबाइल फोन के अंदर इनका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो रह जाएगा याद कि भारत के पहले लिथियम भंडार कहां पर खोजे गए हैं? तो कहां पर खोजे गए हैं? याद रखना रियासी जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखना जम्मू कश्मीर का कौन सा क्षेत्र के अंदर ये भंडार मिले हैं? तो सलाल और हेमाना क्षेत्र के अंदर आपके लिथियम के भंडार मिले हैं। खोज किसने की है? तो भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इनकी खोज की गई। विश्व में सर्वाधिक लिथियम का निर्यात करने वाले देश कौन से? चीन और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना लिथियम, निकेल और कोबाल्ट, इन तीन का भारत पूर्णतः किस पर आधारित है? तो इनका पूर्णतः भारत आयात करता है। लेकिन हाल में लिथियम के भंडार भारत के अंदर मिल गए हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? चला आगे। आजा भाई 8 नंबर को। आ लो, अग्नि आ गई भाई, ज्वाला। अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? ए में हवा से हवा में मार करने वाली, दूसरी सतह से हवा में मारने वाली टैंकरोधी मिसाइल, और सतह से सतह के अंदर वार करने वाली। आपना भी करेड़ा ही हवा का माइन शिकार तो आपा करता गुलेलू बाठोगा अलगी मोडी तीतर मारेड़ा ही आपना अपनी मिसाइल अपनी बे लॉन्च करेड़ी ही। और आपना कन कैसी मिसाइल होती कबार रॉकेट आती जगी गन्ना बोतल ठीक धर के लगा देता नीचे। तो ये तो था। और हर होली और दीपावली 5 एरिया का कोई का झुंपा बलता, कोई की छान बलती। आपने तो ये सोचो रहता, आपने तो ये
मिसाइल ही आपा तो स्पेस में ये चीज भेजता और आपने कन कौन सी नई मिसाइल थोड़ी ही कई कई तो यहाँ का होता है नीचे कोई बाटो बूटो बांध की चीज और छोड़ते था तो रॉकेट जाती ऊपर जमीन सब और लेके जाती। ये होता है मिसाइल लॉन्च करनी हो या कोई अलग प्रकार का कुछ करना हो तो अपने वाले तो पटाखा बजाऊंगा तो भी को ऊपर डब्बो दर रख देगा या अटर बम बजाऊंगा तो भी वो परात डर दी या अलग कोई ड्रम डारम रख दी। क्यों? मजा पूरा नहीं, 5 रुपया का मजा पूरा नहीं, चाहे घर का 100 रुपया को ड्रम की या वो मतलब नहीं है, लेकिन मजा पूरा लेगा। तो अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है बताओ भाई? 4 सतह से सतह के अंदर वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो याद रखना, सतह से सतह में वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? याद रखना अग्नि है। हवा से हवा में वार करने वाली आ जाए कि अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? तो अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में वार करेगी। ये क्या करेगी? हवा से हवा में वार करेगी। सतह से मतलब जमीन हवा के ऊपर मार करने वाली त्रिशूल, त्रिशूल है वो आपकी क्या होगी? सतह से हवा में वार करेगी। टैंक रोधी मिसाइल ये है नाग है, नाग है टैंक रोधी मिसाइल। और नाग मिसाइल है इसको बोलते हैं दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ मतलब एक बार निशाना लगाकर इसको छोड़ दो, बिगा बाद में या कोई का बेटी का बाप ही नहीं डटेगी। अपने होते नहीं थे कि ऋषि मुनि होते थे, पानी लियो थोड़ा सा शराब दे दियो तो वो बागो शराब दे दियो तो बागो शराब बागन भी इतनी ही होने ही मत कि आपको शराब ओटी ले ली। एक बार शराब दे दिया तो दे दिया, जबान निकल गई तो निकल गई भैया। एक बार नाग निकल गई तो निकल गई, वापिस नहीं आएगी। ये क्या करेगी? टैंकों को ध्वस्त करती है। रह जाएगा याद इजी है कि अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? तो सतह से सतह में वार करने वाली। और एक बार 2021 के अंदर एग्जाम में आ गया था कि अग्नि 6 मिसाइल की रेंज कितनी है? 6 की रेंज, तो इसकी रेंज है 11,000 से 12,000 किलोमीटर। एक बार छोड़ दे तो भारत का 2-3 चक्कर मार की होती है। एक बार छोड़ दे तो भारत का 2-3, क्योंकि भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और इसकी कितनी है रेंज? 11 से 12,000। तो भारत का किसी को भ्रमण करना हो तो इसके पर बैठाकर छोड़ दो, ये अपने आप करवा देगी पूरा का पूरा। 3-4 राउंड नहीं लगाओगी बटे तक, छोड़ेगी को नहीं। वो एक देखे को नहीं झुल्ला कमाए झुल्लो पहला तो बैठ को चाव चाव को मारे, बाद में बोले रोक दे मित्र। तो एक बार इपर बैठगा तो थे भी यही कहा रोक दे मित्र, बहुत देर होगी तो रह जाएगा याद। तो आओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आओ लंदन, डंगू पढ़ियो कौन सा है? लंदन। आओ जी, लंदन है कटे तो लंदन कटे है यूरोप। ब्रिटेन की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी? लंदन। लंदन शहर किस नदी के ऊपर है? ए में आपके पास है टाइग्रिस, ब में टेम, स में सीन और लास्ट में आपके पास है हडसन। बहुत इजी क्वेश्चन है। और कोई गलत बता दियो तो भी को कोई गेलो को नहीं है। वो 50-60 हजार रुपया की व्यवस्था करके बिहार आई बस पकड़ लो। ये तो और क्या होगा? ये भी गलत बता दियो या कोई जी तो बिन बिहार आई पकड़नी पड़ेगी। सो जरूरी है थाने पढ़ाई मोटिवेशन नहीं आओ तो स्क्रीन के ऊपर थे एक बिहारन की फोटो रखो, एकदम काली चुरोड़ एकदम है की फोन खोलेगा और खोलता नहीं जब दिखी था वो कॉल जना थोड़ा होगा पढ़ ले मेरी यार। नहीं तो लंदन किस नदी पर है? तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? टेम्स नदी। फिर याद रखना कौन सा? टाइग्रिस। तो बगदाद आ जाए क्वेश्चन। बगदाद किस नदी पर स्थित है? कौन सी पर है? टाइग्रिस। सीन पेरिस, पेरिस सुंदरियों की नगरी, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस विश्व की फैशन नगरी।
फैशन नगरी, विश्व की फैशन नगरी देखो को ना 5-5 फीट की छोरी, लाल पेरली सलवार सूट है, लागी कोई सिलेंडर जा रहे है। सीन पेरिस फ्रांस में, यहीं पर आपका क्या है एफिल टावर। एफिल टावर आपका कहां पर है? पेरिस फ्रांस के अंदर। और विश्व की फैशन नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस फ्रांस के अंदर। ये जो कट्टे फुटे जो कपड़े वगैरह पहनते हैं सबसे पहले कहां पर आता? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस वालों के पास तो वैसे भी कपड़े पहनने के लिए टाइम ही नहीं है, वहां पर अपला जाता नहीं बटे मुंडो पाड़ला जाए। आप लोग सब को देख रहे हैं, वो हर वीडियो कॉल और करें, ये देखते रहो भाई गच मारे लाग रहे रुपया तो लग गया भाईड़ा 2-4 लाख रुपया, लेकिन मजवा आगो और तेरकन भी रुपया हुई ना तो पेरिस फ्रांस में बैठे जाके लोग देखने जाते हैं पेरिस फ्रांस में एफिल टावर, और अफला बैठे जाए की बार लुगायन देख देख की बावड़ा हो जाए कि अरे तेरी मदे ओके सौदो है। हडसन मैंने कि आपने भी तो है ताजमहल है कि ना, कि ताजमहल विदेशों तो लोग ताजमहल देखना और अपना सुबह पहले साफी को मारो गमसो गेरे ऊपर खाई आपकी मिराजड़ी करी और जाके बेजाई बैठे पूरे दिन आंख से की लोग देखी ताजमहल और बे घूर घूर की देख वो लुगायन वागे। अपने वाले तो यही होते हैं, खतरनाक है अपने भारत वाले तो। कल परसों एक टाबर तो बेहोश हो गो, अखबार में भी आई। वो परीक्षा देने गए पहली बार, और वो पहली बार परीक्षा देने गए तो होल गमाइन वो कम को 500-600 छोरियां देख ली एक सागे, देखता नहीं बेहोश हो गो। तो बिन पूछो होश आया क्यों हो, बोलो मैं जिंदगी में इतनी घना सागे देखी ही नहीं। तो अपने वाले तो ये होते हैं। तो ऐसी स्थिति हो तो पानी पुनी की बोतल सागे ले जाओ, थारी व्यवस्था राखियो। हडसन, हडसन याद रखना न्यूयॉर्क जो आपका शहर है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर है? तो न्यूयॉर्क शहर आपका किस नदी के ऊपर है? हडसन नदी के ऊपर है। टेम्स याद रखना, कई बार थेम्स आ जाता है कि दुविधा आ जाता ना, याद रखियो इंग्लिश में चला जाए। स्पेलिंग जक्कम भी मिले वो ही को क्या हो जाएगो, सही हो जाएगो, क्योंकि थारे सौ ज्यादा दिक्कत यही हो गुरुजी टेम्स थेम्स टेम्स थेम्स, तो अगले थारो इलाज यही है इंग्लिश में चला जाए। 1-2 वर्ड तो याद कर ही लेगा, तो जो ये स्पेलिंग मिले आपको वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रह जाएगा लंदन की शहर किस नदी पर है? टेम्स नदी के ऊपर। बगदाद टाइग्रिस पर, पेरिस सीन पर, न्यूयॉर्क शहर आपका कौन सा है? हडसन नदी पर। आओ बाद में चला आगे, आओ भाई आओ महात्मा बुद्ध जी आगा। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध। आपने तो नाम जोते ही लड़के को कढ़ावे करा थे जाओगा जना, थाना भी एक 420 को झटको लागा। वो घरा गया और मम्मी कहेगी ले जोती बेटा पानी लिया, ते सोचा बेरो ना कसी की जोती है, और जोती ओटी आओ जना नाम ही थे पूछो मत, सब कुछ आंखा का गया अंधेरों सो आ जाए, आज जोती बेटी लो। मतलब एक सुन के हैं कि काली चील सी लड़की, खुद काली चील सी ओपन वाला छोरो कहे को चाहिए हंस सियार को, शर्म करो थोड़ी घनी, डूब मरो थार गले बैठे हैं छोरा स्वरूप। आओ गौतम बुद्ध या ज्योतिपुंज, महात्मा बुद्ध जिसको गौतम बुद्ध या ज्योतिपुंज कहा जाता है, और महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह है कि इसके जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन सा है? कमल व सांड, घोड़ा, बोधि वृक्ष, स्तूप। कमल व सांड, सांड आपने राठवाछन की, और सांड जगह को बयान नहीं हो ना, किसी एक डलजिया अपने भारत में बिनी की उपमा देला जे कि वो राठो वाछो आगो, तो वो राठो सांड। तो कमल व सांड, वैसे प्राचीन टाइम पर सांड बैल इनसे कृषि वगैरह जोतने के काम में आते थे। वर्तमान में तो ट्रैक्टर आगा, मेसी आगा, कुबाटा कुबूटा, केवल नया नया कौन सा आगा। प्राचीन टाइम का यही है ट्रैक्टर। तो कमल व सांड, ब में घोड़ा, सी में बोधि वृक्ष, और डी के अंदर स्तूप। जल्दी से कमेंट करो, हाँ जी बताओ क्या हुआ।
वो क्या हुआ है बताओ, बताओ जल्दी बताओ भाई। कमल, सांड, घोड़ा, बोधि वृक्ष, स्तूप, जल्दी से बताओ। जटा भी वो बताया वो बिल्कुल सही, कमल व सांड इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। बात करें घोड़ा, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग, जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु के अंदर ग्रह त्याग किया था, वो घटना क्या कहलाती है? तो वो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। बोधि वृक्ष, यहां पर इनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। बात करें बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष था, बोधि वृक्ष कहां पर है? बोध गया बिहार के अंदर है। कहां पर है? बोध गया बिहार के अंदर बोधि वृक्ष, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो। स्तूप, स्तूप इनका प्रतीक चिन्ह है मृत्यु का। किसका? मृत्यु का। महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष। घोड़ा, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु के अंदर जब इसने ग्रह त्याग किया था, वो घटना क्या कहलाती है? तो ग्रह त्याग की जब इन्होंने किया था वो घटना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है महाविनिष्कर्मण। महाविनिष्कर्मण महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना कहलाती है। कमल व सांड इनका क्या था? तो कमल व सांड इनका क्या था? जन्म से संबंधित। जब ये गर्भ में आए थे तो गर्भ में आने का प्रतीक इनका क्या है? हाथी। तो एग्जाम के अंदर ये या तो सुमेलित करवा लिए जाते हैं या पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना, जन्म से संबंधित कमल सांड, गर्भ से संबंधित हाथी, ग्रह त्याग, घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष, स्तूप इनके मृत्यु से संबंधित। क्लियर? चलें आगे। अरे यो आगो, चल चल आ गए। ये आओ भाई, ये रहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हाँ साहब जल्दी सी। 4 फरवरी, 14 फरवरी, 28 फरवरी और 4 मार्च। जल्दी सी कमेंट, जल्दी सी। 4 फरवरी, 14 फरवरी, 28 फरवरी और 4 मार्च। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखना बार बार आता है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 4 फरवरी की बात करें तो कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो आपका कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। ये यूरोपीय त्योहार है। हमारे देश वाले तो लड़का लड़की ये सारा हो रहे हैं बावड़ा। अपना ये त्योहार है ना, ये यूरोपीय कंट्रियों का त्योहार है, और यूरोपीय कंट्री के अंदर ये त्योहार मनाया जाता है। हुआ क्या था? रोम शहर था, और रोम शहर के अंदर वेलेंटाइन नामक आदमी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जब इन वेलेंटाइन का जन्म हुआ उस समय वहां का राजा कौन था? क्लोडियस। क्लोडियस वहां का क्या था? राजा था। अब क्लोडियस और वेलेंटाइन इन दोनों के विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। क्लोडियस जो एक क्रूर अत्याचारी राजा था और प्रजा इनसे परेशान होती थी, ये क्या बोलता था कि स्त्री है, वो पत्नी के स्थान नहीं ले सकती, स्त्री को एक पत्नी नहीं बनाकर रख सकते, स्त्री को सिर्फ रखेली बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो महान यूरोपीय संस्कृति है ये इसका क्या है? वाहक है। और हमारी जो महान यूरोपीय जो संस्कृति है वो क्या कहती है कि स्त्री को पत्नी नहीं बना सकते, आप स्त्री को रखेल बनाकर ही रखो। लेकिन वेलेंटाइन ये भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, भारतीय ग्रंथ इसने पढ़े और भारतीय परिवार व्यवस्था इसने पढ़ी, तो इसको पता चला कि भारत वाले हैं वो क्या करते हैं? शादी करके रहते हैं, और भारतीय समाज में जो बच्चा पैदा होता है उसको अपने 7 पीढ़ियों का पता होता है कि तेरे दादा कौन, परदादा कौन, चाचा कौन, बुआ जी कौन, मामा कौन, मामी कौन, सब पता रहता है। लेकिन यूरोप के अंदर ये सब नहीं है। यूरोप में बच्चे को यह पता होता है कि तेरी मम्मी कौन है, ये नहीं पता होता तेरा बाप कौन है, क्योंकि जब तक टाबर 1.5-2 साल को यो होवे कि तेरा बाप कौन है यो जानना हो,
उतने में तो उसकी मम्मी कम से कम 4-5 पापा बदल ले, तो अब कौन सा पापा बताओ। तो इस वैलेंटाइन ने क्या किया, यूरोप के जो रोम शहर था उसमें घूम घूम कर इसने लोगों को जागृत किया कि आप शादी करके रहो, आप शादी करके रहोगे तो एक तो आपका परिवार सुखद रहेगा और एक आप के अंदर बीमारियां कम होंगी। तो ये क्या करता है, ये अपने एक चर्च के अंदर पादरी बन जाता है और अपने चर्च में लाकर लोगों की क्या करवाता है, शादियां करवाता है। जैसे ही पता चला क्लॉडियस को कि यार वैलेंटाइन तो अपने विरुद्ध जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये घोषणा करता है कि क्लॉडियस को 14 फरवरी 498 ईस्वी के अंदर क्या होगी, फांसी की सजा होगी। यूरोप के अंदर नियम था 1950 से पहले कि फांसी दी जाएगी ना, वो दी जाएगी खुले मैदान के अंदर। यूरोप में 1950 से पहले जो फांसी दी जाती थी वो खुले मैदानों के अंदर दी जाती थी, लेकिन क्लॉडियस ने साफ आदेश दिया कि वैलेंटाइन को फांसी चर्च के अंदर होगी और उन लोगों के सामने होगी जिन लोगों की इसने क्या करवाई है, चर्च में शादियां करवाई है। सब लोगों को बुलाया और उनके सामने इस वैलेंटाइन को क्या किया गया, 14 फरवरी 498 के अंदर फांसी पर लटका दिया गया। और उसी दिन से यूरोपीय लोग क्या करते हैं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाते हैं। और अपने वाले बताए नहीं, एक लिव इन रिलेशन, कुत्ता संस्कृति, शादी करनी नहीं, साथ रहना, मतलब गंडगड़ा की जिंदगी भी ठीक है। लिव इन रिलेशन में क्या होता है, सुबह किया शाम को निकल गए, चलो अठीन वो बार तो वो करा, अठीन बार तो वो करे, ये नहीं। तो ये आपका क्या है, यूरोपीय संस्कृति का त्योहार है, ये हमारा नहीं है 14 फरवरी वाला वैलेंटाइन वगैरह। तो मत मनाया करो, छोड़ो थारे काम की कोन्या, नहीं तो भाई ये प्यार चीज है कि बार तो वो करेगा, क्योंकि छोरी ऐसी तैसी करती, देर कौन लगावे, मिनट 2 में कर जाएंगे। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि आपके माँ बाप के सपनों से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं है इस जिंदगी के अंदर। बात करें 4 मार्च, तो 4 मार्च नहीं, 4 मार्च की जगह 8 मार्च कर लो, इससे एक क्वेश्चन और हो जाएगा। 8 मार्च को आपका कौन सा आता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, हम कब मनाते हैं, 8 मार्च को। हो गया क्लियर, चला अगला पर। ये लो, ये आओ, ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। आ जाओ मेरे लालो, आ जाओ। क्लास ने एक बार शेयर चेप दो, शेयर चालन दो, और क्लास एंजॉय के साथ साथ पढ़ो, साथ में कॉपी पेन रखो, जो नहीं आ रहा वो नोट करते हुए चलो। कि क्या पूछ रहा है, एविहन कहाँ की लोक कला है, एविहन कहाँ की लोक कला है। आपके सामने है बिहार ऑप्शन में, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। जल्दी से बताओ कमेंट करके कि एविहन कहाँ की लोक कला है। हाँ जी, कौन सी होगी, एविहन कहाँ की है, तो याद रखना कहाँ की है, तो याद रखना कहाँ की है, बिहार की है। कहाँ की है, बिहार की है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर आपका क्या होगा, तो राजस्थान के अंदर आपका एक तो मांडना, दूसरा आपका मेहंदी कहाँ की है, तो मेहंदी आपकी कहाँ की है, मांडना और मेहंदी राजस्थान की। गुजरात की करें तो गुजरात के अंदर आपका क्या है, साथिया, जो हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उस टाइम पर करते हैं। महाराष्ट्र की आपकी क्या है, रंगोली आपकी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। रह जाएगा याद कि एविहन कहाँ की लोक कला है, तो कहाँ की है, तो याद रखना बिहार की है। राजस्थान की आ जाए तो याद रखना मांडना और मेहंदी कहाँ की है, तो मांडना और मेहंदी राजस्थान की। गुजरात की साथी आपकी, और महाराष्ट्र की आपकी कौन सी है, रंगोली। हो जाएगा क्लियर, क्लियर है, चलें आगे। ये देखो, भारवी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, भारवी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। इसमें आपके सामने है लीलावती, मालविका अग्निमित्र,
पंचतंत्र और किरातार्जुनियम, जल्दी से बताओ, करो जल्दी से कमेंट। हाँ जी, 1902 पढ़े कहीं काम चाल सी तो कहो पढ़ लियो अपन कौन पढ़ लो खेग रहे ना पढ़ना, चलो कौन खा। तो लीलावती, मालविका अग्निमित्र, पंचतंत्र और किरातार्जुनियम। तो याद रखना, जिसने भी किरातार्जुनियम जो आंसर दिया है वो बिल्कुल क्या होगा, 1% नहीं 100% आपका सही होगा। इतिहास ने तो गूगल चेप दियो लागे, मन लागे गूगल बाबा टावरा ने पूछना ने टापर देखो क्या कहेगा पर्सन पूछेगी संतुष्टि कैसे मिलेगी गूगल, वो बताओ। अब गूगल संतुष्टि का नाम देता नहीं, किबरो के सामने देगी। तो हाँ, तो इस किरातार्जुनियम के क्या अंदर क्या है, महाभारत आपने देखी होगी, और महाभारत में जो आपका अर्जुन और भगवान शिव के बीच जो किरात को लेकर जो युद्ध होता है, क्या किरात जंगल के अंदर भगवान शिव की तपस्या के लिए अर्जुन गया हुआ था, किरात आता है, इधर से अर्जुन तीर चलाता, उधर से भगवान शिव चलाते हैं, दोनों का तीर लगता है, और दोनों आपस में, भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए थे, और भगवान शिव उनको बोलते हैं कि ये मेरा शिकार है। अर्जुन बोलता है ये मेरा शिकार है, जिसने कहा हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन बोलता है मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मेरे से तेज कोई तीर चला ही नहीं सकता, और दोनों में तू मैं होगी। दोनों के बीच युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर अर्जुन है, उस अर्जुन को बुरी तरीके से किसने फंफेड़ दिया था, भगवान शिव ने फंफेड़ दिया था। अर्जुन ऊपर हाथ कर लिया कि भाई आप हो कौन, मेरे को इस संसार में या तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह ही हरा सकते हैं, और उनको छोड़कर कोई हरा सकता तो वो भगवान शिव। गुरु द्रोण आप हो नहीं, भीष्म पितामह आप हो नहीं, आप कौन हो, भगवान शिव हो। और उसके बाद भगवान शिव उनको क्या देता है, पाशुपास्त्र देता है। कौन सा देता है, पाशुपास्त्र देता है। तो ये किरातार्जुनियम में कहानी है। उसके बाद पंचतंत्र किसने लिखी थी, तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, पंचतंत्र। मालविका अग्निमित्र कालिये ने लिखी थी, कालिदास जिसको भारत का शेक्सपियर और भारत का मूर्ख कवि कहा जाता है। मूर्ख कवि या पागल कवि किसे कहा जाता है, तो मूर्ख कवि या पागल कवि किसे कहा जाता है, कालिदास को। लीलावती किसने लिखी थी, तो भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य के द्वारा कौन सी लिखी गई थी, लीलावती लिखी गई थी। तो लीलावती देखो भास्कराचार्य की पुत्री थी, और बताते हैं कि भास्कराचार्य लीलावती को जो गणित पढ़ाते थे, वो गणित की जो पुस्तक बनी थी वो ही क्या कहलाई, लीलावती कहलाई। और बताते हैं कि लीलावती गणित के अंदर इतनी निपुण थी, इतनी तीव्र उसकी बुद्धि थी कि वो पेड़ के पत्तों को भी गिन लेती थी। वो कहा जाता है कि लीलावती थी, वो पेड़ के पत्तों को गिन लेती थी। एक बार उसे कहा गया गिनने के लिए, उसने पेड़ के पत्तों को गिन लिया, और जब देखा गया तो उसके द्वारा बताई हुई संख्या के अंदर ही पेड़ के पत्ते मिले। ये बात उतनी मुश्किल है जितनी कि आसमान में तारे गिनना। तो जब उसको कहा गया कि आप तो बहुत तीव्र बुद्धि की लड़की हो, तो उसने कहा कि तीव्र बुद्धि की कोई चीज नहीं है, मेरे पिता ने जो मुझे सिखाया है बस वो ही है मेरे पास। और बताते हैं कि लीलावती जो पुस्तक है, इस पुस्तक को विश्व में कई देशों ने आधार मानकर वहां पर अपने गणित के सिलेबस है, वो सिलेबस इसी पर आधारित है विश्व का। विश्व में कई देश है, उनका जो गणित का सिलेबस है वो लीलावती पुस्तक के ऊपर आधारित है। अपने वाले नहीं करते, अपने वाले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सिर में बाड़ेगा कि कठे काम आओ वो था रे। तो अपने वाले लीलावती किसने लिखी, भास्कराचार्य, मालविका अग्निमित्र कालिदास ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, किरातार्जुनियम किसने लिखी थी, भारवी। क्लियर है, चले अगले चल रहे। आओ मुगल बादशाह, अल्लाहू अकबर। आओ मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है, अकबर जो बिना पढ़ा लिखा बादशाह था, मात्र 13 वर्ष 4 माह की आयु के अंदर बादशाह बना था, उनका मकबरा कहां पर बना हुआ है। ए में आपके पास है दिल्ली, ब में सिकंदरा, स में सहदरा,
और द के अंदर दौलताबाद। जल्दी से बताओ, करो कमेंट। हाँ जी, 2 सिकंदरा। क्या बात है, बिल्कुल सही आ गया। कई बार तुक्का भी सच है, लेकिन तुक्का परीक्षा में कौन सा जिंदगी का सबसे बड़ा तुक्का परीक्षा के अंदर नहीं सदता है, इसलिए थाने देखना पड़ेगा तुक्का कैसे मारे। तो याद रखना, दिल्ली सिकंदरा के अंदर आपका क्या होगा, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा होगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किसका मकबरा है, हुमायूं का। क्वेश्चन आ जाए, हुमायूं का मकबरा, मकबरा कहां पर है, तो हुमायूं का मकबरा आपका कहां पर है, दिल्ली में। निर्माता कौन था, निर्माता हाजी बेगम, इसकी पत्नी हाजी बेगम। अपनी लुगाई भी बनाओगी के गुरुजी, व्यवस्था ही बने आनी की बनाओगी के सिर का, हाजी बेगम। और वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार कौन था इसका, गयास बेग। वास्तुकार कौन था इसका, गयास बेग था। और जो हुमायूं का मकबरा, इसको ताजमहल का इसको क्या कहा जाता है, पूर्वगामी। जिस प्रकार ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनाया था, उसी प्रकार यहाँ पर हाजी बेगम क्या करती है, अपने पति हुमायूं के लिए क्या बनाती है, मकबरा बनाती है। सिकंदरा के अंदर मुगल बादशाह अकबर का है, याद रखना ये 5 मंजिला है। इसको किसने बनाया था, इसके औलाद थी जहांगीर, उस औलाद जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। किस शैली का प्रभाव है, तो याद रखना बौद्ध शैली का इसके ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव। 5वीं जो मंजिल है उस पर अकबर की प्रशंसा के अंदर दोहे मिलेंगे आपको लिखे हुए। शहदरा लाहौर के अंदर आपका किसका मकबरा है, तो याद रखना यहाँ पर आपका जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा आपका कहां पर है, तो याद रखना कहां पर है, शहदरा लाहौर में। और यहीं पर आपकी नूरजहां का मकबरा है, नूरजहां का भी कहां पर है, शहदरा के अंदर। दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर आपका क्या है, औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है, दौलताबाद महाराष्ट्र में। बच गया आपका बाबर, तो बाबर का कहां पर है, तो बाबर का है काबुल। बच गया आपका कौन सा, शाहजहां, तो शाहजहां का कहां पर है, तो इनका मकबरा कहां पर है, आगरा। कभी क्वेश्चन आ जाए, मेल से आ जाए या निबंध में से गलत सही आ जाए, सब मुगल बादशाहों के मकबरे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो याद रखना, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, सिकंदरा यूपी के अंदर पड़ता है, वहां पर किसका मकबरा, मुगल बादशाह अकबर का। शहदरा लाहौर में जहांगीर और नूरजहां का मकबरा। दौलताबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब का मकबरा। और इस दौलताबाद महाराष्ट्र के अंदर आपका बीबी का मकबरा भी है, बीबी का मकबरा कहां पर है, तो कहां पर है, दौलताबाद महाराष्ट्र में। निर्माता कौन था, औरंगजेब था। उसके बाद याद रखना कि शाहजहां का कहां पर, आगरा। और बाबर का मकबरा कहां पर है, काबुल के अंदर है। रह जाएगा याद। चले अगले क्वेश्चन की ओर। ये वो तो ओह ये लो, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा। आपके सामने पेरिस फ्रांस, लॉस एंजल्स यूएसए, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। करो ऑप्शन जल्दी से, आंसर करो। ऑप्शन आपके सामने है, पेरिस फ्रांस, लॉस एंजल्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। जल्दी से करो कमेंट। हाँ जी, 4। इंडिया का मैंने ओलंपिक खेल बावला हो रहे, इंडिया वेज खामी ओलंपिक पानी की जगह 5 स्टार होटल की जगह अपला राखी मान धर्मशाला में गिर दी अजय मच्छर अपने अंदर है। यहाँ पर अवला मटर पनीर को नाम लेके गांधी दाल, और दाल के लिए भी ये हमारा प्रसिद्ध भोजन है कि दाल तो बने खाया चोर चोर के खाने की है, दाल नहीं मिलेगी इसमें। तो अपने वाले तो खतरनाक है। ओलंपिक कहां पर होंगे, अपने भारत में। तो देखो पेरिस फ्रांस, इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस फ्रांस के अंदर क्या होंगे, 2024 ओलंपिक खेल। 2020 वाले कहां पर हुए हैं, तो 2020 वाले कहां पर हुए हैं, टोक्यो जापान, लॉस एंजल्स कनाडा। इसके अंदर याद रखना 2028 ओलंपिक खेल कहां पर होंगे, तो 2028 ओलंपिक खेल आपके कहां पर होंगे, तो लॉस एंजल्स कनाडा, यूएसए या कनाडा के अंदर। उसके बाद याद रखना 2000 जो आपके 24 वाले राष्ट्रमंडल खेल होंगे, राष्ट्रमंडल खेल होंगे, वो आपके कहां पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
बात करें इंडिया की तो 2023 के अंदर जो एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप, वो आपका कहां पर होगा? भारत के अंदर होगा। रह जाएगा याद कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? तो याद रखना पेरिस फ्रांस, 28 में कहां पर होगा? लॉस एंजल्स यूएसए और कनाडा। उसके बाद 2024 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। और 2023 एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो कहां पर होगा? इंडिया के अंदर। और 2020 वाला कहां पर हुआ है ओलंपिक खेल? तो कहां पर हुए हैं आपके 2020 वाले ओलंपिक खेल कहां पर हुए हैं? तो कहां पर हुए हैं? टोक्यो जापान के अंदर। ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, खेलते रहो, बस।